हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। माय प्लेजर, थैंक यू आरजू। और सर बड़ा हंगामा है। एक तरफ इमरान खान साहब के डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है और जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का वो आपके सामने है। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं FATF से पाकिस्तान जो है वो निकल आया है। कहा यही जा रहा है कि अभी भी उन मॉनिटर किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप आजकल जो न्यूज़ चल रही है इसको? देखिए, इमरान खान का तो बिल्कुल जो है वो फैसला, ये मैं बताना चाहूंगा, फैसला रिजर्व था। पहले भी फैसला तो काफी अरसे का ही हो चुका था, लेकिन वो किसी मौजू वक्त का इंतजार कर रहे थे। तो जिस तरह आपने भी देखा होगा, आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है, लोग इंटरेस्ट जो है वो कम शो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक खास टाइमिंग का इंतजार किया जा रहा था ताकि उसका ऐलान किया जा सके। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसको लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं शायद नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी वो हालात थे। तो वो हालात इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाने का चॉइस इनके पास मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और यहाँ पे ये भी याद जेहन में रखना चाहिए कि ये 124 नंबर वाली अदालतें हैं। 139 में से 124वां नंबर है इनका, ये दुनिया के जस्टिस में। तो ये, और दूसरा, जिस तरीके से खान साहब की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जिस तरीके से हैंडल किया गया था, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी तो कोर्ट ने कह दिया था हाँ आपकी माफी हो गई है, आपकी माफी। वो कहते थे मैंने माजरत की है, और माजरत को ही माफी का नाम देकर छोड़ दिया गया। और ऊपर दूसरी अदालत जो है, वहां उनके हमख्याल जज बैठे हैं उनकी पार्टी के। उनको यहाँ पे आपको जेहन में रखना होगा कि खान साहब को सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल है, और ये सपोर्ट हासिल रहेगी जब तक पाकिस्तान को वो तबाही के बिल्कुल धाने पर ना ले जाए। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपके 2 सूबे सिर्फ, वहां पे उनके मिनिस्टर और पुलिस की निगरानी में एहतजाज हो रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं, मोटरवे बंद कर दी गई है। और उससे नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है। महंगाई से पहले ही उनकी कमर टूट चुकी है। यहाँ पे आपने फेडफ की तो खुशखबरी सुना दी, लेकिन शायद आपने ये नहीं बताया कि आज आपके कंट्री की रेटिंग नीचे चली जा चुकी है। आपकी रेटिंग लो कर दी गई है, B+ से मेरा ख्याल C नीचे चली जा चुकी है। तो और दूसरा मेरा ये गुजारिश ये है, आप जरा नोट करें 1 मिनट के लिए, कि फेडफ से निकल के आपको उसका क्या फायदा है जब आपके हर शहर में टायर जो है वो जल रहे हैं। आपके जो 2 सूबे हैं वो फेडरेशन को नहीं मानते, वो बिल्कुल। आज आपके इस्लामाबाद के अंदर आपके इलेक्शन कमीशन के सामने एक MNA के साथ सूबा सरहद का पुलिस ऑफिसर था, पुलिस मुलाजिम था, जिसने फायरिंग की है। तो बिल्कुल। एक सूबे के मुलाजमीन इस्लामाबाद जाके फायरिंग कर रहे हो वहां पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे, तो ये आपके फेडरेशन के हालात सर है। कह रहे और हैं गलती से चल गई। सर ये कह रहे हैं नहीं, गलती से गलती चल गई। चलती चलती है, ये चलाई जाती है। वो इस्लामाबाद में असला लेके क्यों घूम रहा था भाई? वो सबसे पहले तो बात ये है, वहां मेरा मकसद है कि वो कोई चिड़िया मारने थोड़ी गया था, वो फाख्ता का शिकार थोड़ी कर रहा था वहां पे। वो तो देखिए, ये तो आपके इस वक्त जो अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मुल्क जो पहले ही सिस्कियां ले रहा है, पहले ही डेथ बेड पर है, ब्लीडिंग हो रही है, उसके ऊपर आपके देखे मिनिस्टर, इस वक्त मिनिस्टर निकले हुए हैं पंजाब के और सूबा सरहद के, और पुलिस की निगरानी के अंदर जो है वो तबाही की जा रही है। लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है, इमलाक को जलाया जा रहा है। और मजे की बात यह है, बताऊं आपको, क्वेटा के अंदर 20 लोगों ने भी निकल के एहतजाज नहीं किया। यही हालात कराची के अंदर है, 25 लोग नहीं किसी जगह इकट्ठे होकर एहतजाज के लिए निकले। सिर्फ और सिर्फ ये सरकारी मुलाजमीन जो है वो वुजरा साथ लेके आ जाते हैं, बल्कि यहां तक खबरें आ रही हैं कि वुजरा मैसेजेस कर रहे हैं, भाई टायर जलाने के लिए साथ लेके आ जाए और पेट्रोल लेकर आए साथ जलाने के लिए। तो देखें, ये आपकी किस्मत है, 4 करोड़ लोग जो हैं वो भूख से और पानी से के लिए तरस रहे हैं, और आप जो है वो ये जो आप एक अमीर तरीन सूबे के लोग हैं वो इस तरह की हरकत में जो है वो आप मुब्तला हैं। तो देखें, आपका किस्मत, आप बिल्कुल इस वक्त अब जिहाद के लिए तैयार हो चुके हैं मेरे ख्याल में। अब नेक्स्ट फेज यही है कि आप अफगानिस्तान सोमालिया कब बनते हैं।
तो सर ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी किस बात की फिर मिठाइयां बांट रहे हैं, अगर कुछ हुआ ही नहीं है, और आगे जाके फिर जैसे कि कई लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि कुछ कुछ नहीं होना इनको कुछ नहीं होगा, इस फैसले से। कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जिन हालात में आप जा चुके हैं, आपको आयरन फिस्ट की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा ताकत के साथ इस चीज को डील करना होगा। ये जो आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, मेरे ख्याल में इसकी गुंजाइश आपके पास नहीं है इस वक्त। आपके पास ये जो आप जिस तरीके से डर डर के चल रहे हैं, ये आपको बिल्कुल इस वक्त आप बिल्कुल आप सोमालिया और अफगानिस्तान के आसपास ही फिर रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं कहूंगा अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू आपसे बेहतर है। और आप इस वक्त जो मुझे ये बताएं कि डार साहब कह रहे हैं कि मैंने अमेरिका से इजाजत ले ली है कि रशिया से तेल लेंगे, उन्हें कोई एतराज नहीं। तो किस चीज से तेल लेंगे भाई? आपके पास पैसे तो है नहीं। तो सर आपका हर एकदम हाईवे अमेरिका का। जी। आपका हर हाईवे तो ब्लॉक है इस वक्त। तो सर अमेरिका का एकदम से रवैया कैसे बदला हुआ नजर आ रहा है, मतलब वो जो है फंड्स भी दे रहे हैं, साथ साथ ये सभी लोग विजिट करते जा रहे हैं। वो तो चाहे वो बाजवा साहब हो, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जी मैं 5 वीक्स में जो है वो जा रहा हूँ, और वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। मजीद एक्सटेंशन का नहीं कह रहे, लेकिन साथ साथ जो है ये एफएटीएफ से जो निकले हैं, तो क्या इन्होंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए? क्या वो जो सब कुछ कहा गया था, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, ये सब कुछ सही हो गया क्या? इसके बारे में स्पेकुलेशंस हैं आरजू। वॉशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। एक उसमें मैं उसकी चंद अफवाहें जो है वो आपके मैं गुजारता हूँ सामने से, कि वो एक तो कहा जाता है कि भारत जो है वो जब उन्होंने रशिया से तेल लिया और यूक्रेन पे सपोर्ट नहीं किया, एक तो उसका रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है कि चाइना अग्रेसिव हुआ ताइवान के खिलाफ, तो वो उसमें अमेरिका ने रियलाइज किया कि वी नीड अ स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप। स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप से मुराद ये है कि हम अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए वहां पे। अब उसमें यह है कि उस प्रेजेंस में देखा जाए तो वो उनको अड्डे चाहिए शायद। और यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में भी ये भी बात चल रही है कि वो अड्डे लेना चाहते हैं। शमसी एयरबेस जो है वो उसके बारे में उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। दूसरी बात ये है, और इसमें देखा जाए तो ये जो शिफ्ट आया है, और तीसरी एक स्पेकुलेशन है कि ये एक आर्जी फेज है। आर्जी फेज है to send a signal to China that we are still serious about it, and send the signal to India that the way you take us very non-serious, and the way and you always watch for you. देखें, आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि we will make a decisions to our national interest, जब शुरू में जब अमेरिका ने रशिया से तेल लेने पे एतराज किया था, तो वो यहाँ पे इनको जरा ग्रां गुजरा था। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में ये उसी के रिएक्शन है मिले जुले। वरना तीसरी चीज ये है कि आपके पास ना तो कुछ तेल एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज है, ना इंपोर्ट करने के लिए कुछ चीज है। और अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद आप इररेलेवेंट हो चुके थे, लेकिन यकलक तब रेलिवेंट हुए हैं। इसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रकात मौजूद है। वरना इस वक्त देखें, यकलक वॉशिंगटन डीसी में चीजें हुई हैं। हकानी साहब एक्टिव हैं, हकानी साहब के साथ दोस्तियां आपकी गवर्नमेंट की, हकानी साहब की आपके साथ मुलाकातें यकलक। अभी तक उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया जाता था पाकिस्तान में, उनके पास उनके ऊपर केसेस मौजूद थे। इस वक्त वही हकानी साहब आपकी वॉशिंगटन डीसी में मुलाकातें करा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है मेरे ख्याल में जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में है। लेकिन उसका फायदा आपको कितना होता है, ये मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका खुद जो है किसी पोजीशन में नहीं है किसी के साथ को अच्छा या बुरा करने की पोजीशन में। देखिए, अगर किसी के साथ अच्छा करने की पोजीशन में होता तो यूक्रेन को बचा लेता। अगर कुछ अच्छा करने की सलाहियत रखता तो अपने एलाइज को अकेला न छोड़ता। अगर कुछ अच्छा करने की सलाहियत रखता तो आज जो यूरोप के अंदर हालात हैं उनके, महंगाई से और लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। 45 दिन के अंदर अंदर जो बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर जो है उनको रिजाइन देना पड़ा है। तो अगर कुछ करने की सलाहियत होते तो अपने एलाइज को बचा लेते, लेकिन उनके पास कुछ भी इस वक्त अमेरिका अपना इंतशार का शिकार है। उनके अपने हालात जो है वो बहुत, मैं आपको अर्ज ये करना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया गया है,
प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर क्राइसिस शुरू हो चुके हैं। अगर घर लेने जाएं तो आपको 7-8-9% इंटरेस्ट रेट पे घर के मिलते हैं। बिल्कुल स्लगिश इकॉनमी है। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त फ्रांस के अंदर भी जो एहतजाज शुरू है महंगाई के लिए, और जो पीटीआई के इस वक्त जो वो बच्चे थे ट्विटर जो लॉन्डर लपाटे थे, वो भी नहीं निकल रहे सिर्फ महंगाई की वजह से। क्योंकि उनके जो वालिदैन हैं वो उनको लिमिटेड खर्चा देते हैं, तो वो बीड़ी सिगरेट पीने के बाद उनके पास पैसा कुछ नहीं बचता। वरना वो पार्टी तो देखे, खान साहब ने जो पार्टी प्रोवाइड करते थे वो तो अपनी जगह मौजूद है आज भी। डीजे भट्ट साहब, अताउल्लाह नियाज़ी साहब कहीं गए तो नहीं है, वो यही मौजूद है। लेकिन सर साथ साथ अमेरिका के सऊदी अरब के साथ भी कुछ टेंशन चल रही है, जिसपे पाकिस्तान ने कहा जी हम तो सऊदी अरब के साथ खड़े। वो तो हमेशा किसी को भी कह देते हैं हम, लेकिन अमेरिका और सऊदीया की क्यों टेंशन चल रही है? देखिए, टेंशन इसलिए चल रही है कि वहां पे एमबीएस के ऊपर जो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप थे ट्रंप पीरियड में बहुत अच्छे थे उनके। यहाँ पे जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो कैंपेन के दौरान ही इन्होंने वो खुशोगी केस के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो इन्होंने बाइडेन साहब ने अपनी कैंपेन में ही उनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए थे। और उसके बाद वो आते ही गए तो इन्होंने खासकर उनके जो कई कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन थी उसको रिलीज कर दिया और उनको बिल्कुल कातिल इन्होंने डिक्लेयर किया। तो उसके बाद मुसलसल यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप खत्म होने शुरू हो चुके थे। और जो कोई कॉन्ट्रैक्ट डील किया था पहले ट्रंप साहब ने सऊदी अरेबिया के साथ, इन्होंने उसको कैंसिल किया। इस हद तक हालात खराब हैं कि जब बाइडेन साहब तशरीफ लेकर सऊदी अरेबिया गए तो उनको रियाज के गवर्नर ने रिसीव किया था एयरपोर्ट से। लेकिन इस वक्त अमेरिका, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर, और ना इनको चाइना सीरियस लेता है ना रशिया सीरियस लेता है। रशिया अपनी मनमानी करता है। उन्होंने जो अपने अहदाफ थे वो हासिल करने थे वो उन्होंने कर लिए हैं। और बिल्कुल उनको किसी का ना खौफ है ना डर है और ना ये कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त अमेरिका तो अपने, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आरजू, कि मैं कल अभी पाकिस्तान से वापस आया हूँ, वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो 3 घंटे लाइनों में खड़ा रहा हूँ वहां पे। इस वक्त मैक्सिकन बॉर्डर से इलीगल अमेरिका में आना आसान है, लेकिन अमेरिकन सिटीजन्स का एयरपोर्टों से निकलना बहुत मुश्किल है। और किसी के कोई, और ये नेशंस कैपिटल वॉशिंगटन डीसी जो है नेशंस कैपिटल है, उसके एयरपोर्ट के हालात ऐसे आप सोच नहीं सकते। इस वक्त भारत के एयरपोर्ट अमेरिका के एयरपोर्टों से ज्यादा अच्छे हैं। जिस एयरपोर्ट पे कल मैंने लैंड किया है डलस एयरपोर्ट, ये तकरीबन 70 साल पुराना एयरपोर्ट है। मफलूज उसके हालात हैं, पेंट उसके खराब हैं। सिर्फ 3 ऑफिसर्स काम कर रहे थे वह इमिग्रेशन वाले, और सामने तकरीबन 500-600 लोग जो थे वो, उनमें कई मरीज थे, कई खवातीन थी और सारी बददुआएं दे रही थी, लेकिन इनके सेहत पे कोई असर नहीं। आप इलीगल बॉर्डर क्रॉस करें, आपको रिसीव किया जाता है, वेलकम पैकेज दिया जाता है, आपको बस की टिकट दी जाती है, जहाज की टिकट दी जाती है। वहां पे लोग खड़े होकर जो इमिग्रेशन अफसर गले लगाते हैं आपको, यू हैव कम होम, और उनको इलीगल नहीं कहा जाता, कहते अनडॉक्यूमेंटेड। अनडॉक्यूमेंटेड। तो इस वक्त जो शौक चढ़ा हुआ है अमेरिकनों को, वो कहते हैं कि वी आर सोशलिस्ट कंट्री, वी आर नॉट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अपोलोजेटिक अपोलोजेटिक हर जगह पे। ओबामा साहब का दौरा है आजकल। हमारे जो करंट जो बाइडेन साहब है उनको तो पता ही नहीं है कि वो किस मुल्क के प्रेसिडेंट है, उनको तो यहां तक नहीं अंदाजा। कभी कह देते हैं मेरा बच्चा इराक में शहीद हुआ है, हालांकि वो कैंसर से मरा था। उनको तो होश ही नहीं है मेरा किसी चीज की, वो दवाइयों पे चल रहे हैं। और ओबामा साहब इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं, और ओबामा साहब की गवर्नमेंट को हमेशा यही कहा जाता था अपोलोजेटिक गवर्नमेंट। वो फख्र से कहते थे कि मैंने इतने लोगों को वेलफेयर पे लगा दिया है, वो घर बैठ के खाना खा रहे हैं भाई, वो फख्र से कहते थे। यहां पे ये बताना चाहूंगा, $7 ट्रिलियन इन्होंने कोविड के दौरान छापा डॉलर और मार्केट में फेंका। $3 ट्रिलियन के फ्रॉड हुए यहाँ पे, लेकिन किसी के सेहत पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से लोग मायूस हैं, परेशान हैं, डिमोरलाइज हैं। पेंटागन है वो भी डिमोरलाइज है। हर शहर जो है एक वार जोन बन चुका है। और मैं खास कर ये बताना चाहूंगा कि आधे से ज्यादा बच्चे, यंगस्टर इस वक्त नशों में लगे हुए हैं। वीड को प्रमोट किया जा रहा है। डॉक्टरों के पास जाएं तो कहते हैं जी वीड पिए आप, हर चीज का हल जो है वो मरवाना है। ना कोई मॉरल्स है ना वैल्यूज है, कंट्री इज गोइंग टू द गटर। तो अगर इनसे अगर देखा जाए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात इन्होंने बेहतर करने हैं, तो फिर आपको मैं आपके लिए दुआ खैर ही हो सकती है, क्योंकि इनके पास तो अपने हालात बुरे हैं।
हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, शहबाज शरीफ साहब कल चाइना जा रहे हैं, इनको मनाने की कोशिश की जा रही है। इसहाक डार साहब हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगाते फिर रहे हैं पैसों के लिए। लेकिन मेरी अर्ज ये है कि आप दुनिया के चक्कर क्या लगा के करेंगे जब आपकी मोटरवे पे टायर जल रहे हो, जब आपके दो सूबों के वुज़रा पुलिस को साथ लेकर प्रॉपर्टियां जला रहे हो आपकी, तो आपको क्या जरूरत है दुनिया में जाने की? क्योंकि क्या करेंगे जाकर दुनिया को? आपके घर के अंदर जो आग लग चुकी है वो नजर नहीं आ रही है। आपके पास इतनी पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि उसको डील कर सकें आप। आपकी इस वक्त इदारे जो है मजबूर हो चुके हैं, उनके सामने घुटने टेक दिए आपने। और खास सर उधर हर तदरीसी इदारे के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जाके जो जिहाद की जो तबलीग कर रहे हैं, कोई है इंसान जो उनको रोक सके कि हमें जिहाद की जरूरत नहीं है, हमें मुआशी तरक्की की जरूरत है? कोई है उनको बताए ये बात? और खुद उनको पता, अपने अपने बच्चे जो है उनके, दो हलाल बच्चे उनके जो है वो तो अपने माँ के पास बैठे हैं। एक बच्ची जो इसको अभी तक वो मानते नहीं है, वो भी लंदन में बैठी है, उनको नहीं बुला के जिहाद सिखाते हैं। देखें कैसा डबल स्टैंडर्ड इनका। आज और बात बताता हूं आपको, आपके फेडफ की बात हो रही है अभी। जब पूछे तो कहते मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, गवर्नमेंट तो थी एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन फेडफ से कहते मैंने निकाला है पाकिस्तान को। देखें तजाद इनकी बातों। और सर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इन्होंने कहा कि जी मेरी हुकूमत थी लेकिन मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। कह रहे हैं ऐसे बेइख्तियार आदमी को निकालने के लिए अमेरिका साजिश करेगा कि जिसके हाथ में कुछ नहीं था। अमेरिका इस वक्त, मैं समझता हूं अमेरिका के अंदर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अमेरिका के अंदर नहीं चलती, वहां कहां चलेगी भी पाकिस्तान में? लेकिन सर अमेरिका और सऊदी अरब की जो टसल चल रही है, इन दोनों के बीच में जो क्लैशेस हम देख रहे हैं, उसका पाकिस्तान पे क्या असर हो सकता है? क्योंकि हमारी तो दोनों के साथ ही एक तरह से कुछ ना कुछ मांगने के लिए दोनों जगह जाते रहते हैं, और सऊदिया को तो ये कहा जाता है कि वो अमेरिका की सुन के पाकिस्तान को कुछ देते हैं। देखिए, इस वक्त अगर आप ये सोचें, आपको जो अफगान दौर के अंदर आपने जिस तरह डॉलर बनाए थे, जहां से आपने बड़े बिलियंस के हिसाब से, वो तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। आप अगर ये सोचें कि वो कहीं से अमेरिका वाली साइड से आएंगे, तो इस वक्त अमेरिका के पास ना इतने पैसे मौजूद हैं और ना वो देने की ख्वाहिश रखते हैं वो। हाँ, आपने चाइना को बेवकूफ बनाया रिसेंटली। $26 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती। आपने बहुत वहां से कारोबार किया, आपने पिज्जे खरीदे, सारा कुछ किया, बस लेकिन अब यही कुछ ही है बचा मेरे ख्याल में। अब ये टूटा फूटा आएगा जिसमें से वो जो आपको ख्वाब आते हैं, अभी तक डॉलर उड़ेंगे यहाँ पे कंटेनर्स में आएंगे, वो तो अब आते नहीं है। हाँ, ये है कि अब आपको ख्वाब में भी वो डॉलर नजर आते हैं। आपको नई पार्टी ढूंढे, कोई नया मुल्क देखें, कोई जर्मनी शर्मनी देख लें, कोई ऐसा मुल्क और ढूंढ लें, कोई नया ड्रामा शुरू करें, क्योंकि आपने 75 साल बहुत ड्रामे किए। आपने दहशत गर्दी को बेच बेच के बड़ा पैसा बनाया। कोई और नया कारोबार देखें। आपके तो बहुत आइडियाज हैं आपके पास। मैं कहता हूं जितने पाकिस्तानी इंटेलिजेंट हैं, नेगेटिवली मैं समझता हूं, मैंने शायद ही कोई देखे हो, किस खूबसूरती के साथ आपने दुनिया को 75 साल बेवकूफ बना के आधा दुबई खरीद लिया, आधा लंदन खरीद लिया, और टोरंटो देखें तो सारे आपके माल जो है खत्म ही नहीं होते। तो उसमें आप कोई नया प्रोग्राम देखें, कोई नई प्रोडक्ट जो है वो पेश करें दुनिया को, शायद खरीद लें। लेकिन आपको जो दहशत गर्दी है वो पुरानी प्रोडक्ट हो चुकी है। उस पे अब पैसे नहीं मिलेंगे, जो हम कहते रहते हैं कि दहशत गर्दी की जंग लड़ी है पैसे नहीं, लेकर, वो तो वो नहीं मैं बनता अब। हमेशा अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझती है कि आपने उसके पैसे लिए, आप जो कुछ भी करते रहे पैसे लिए। आप बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना कि बनिया का बच्चा कुछ देख के गिरता है, आप बगैर पैसों के तो एक कदम नहीं चलते आप। ये वेस्ट ये कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी सोच इसके बारे में क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझती है कि जो ड्रामा जो था उसमें आपने बहुत ज्यादा पैसा बनाया, और उस पे जो भी आप कहते हैं कि जो दुनिया हमारी जो है उसकी कदर नहीं करती, दुनिया ये समझती है कि यू वर टेकन केयर, यू वर वेल पेड बाय डॉलर्स। अब वो पाकिस्तान में डॉलर ना रहे तो अमेरिका का कसूर नहीं है, डॉलर आपको दिए गए थे। लेकिन ये कि वो डॉलर जो चंद लोगों के पास हो, चंद लोगों के बच्चों के पास हो, तो वो अमेरिका का या वेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। लोग कह देते हैं ना कि वो पैसे दिए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जी वो इतने $1 बिलियन हमारे किधर गए हैं, तो लोग कहते हैं ना जी हमने जंग में इतने बिलियन का नुकसान किया है। वो किस चीज का नुकसान किया आपने? वो जो सारा पैसा तो बाहर ले जाते रहे आप। अभी तक आप मुहाजिरीन के पैसों पे, यूएस एड पे भी पैसे बना रहे हैं आप। अफसोस के साथ है कि वो वापस नहीं जाते आपके कहने पे। अगर आप ये सोचेंगे वो वापस चले जाए तो नो, दे आर नॉट गोइंग बैक, दे आर पार्ट ऑफ यू। और वो जब दिल करता है उठ के वो जिस मर्जी पार्टी के साथ मिलके आपके अंदर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये कि आप अब जब तक सुधरेंगे नहीं,
जब तक आप पाकिस्तान से प्यार करना नहीं शुरू करेंगे, सीखेंगे नहीं कि नेशनलिज्म क्या है, आप बच नहीं पाएंगे। अब इस वक्त जो तैयारी नहीं की है, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा कि आपको जब जियाउल हक साहब ने जिहाद की ट्रेनिंग दी थी तो उसमें से निकलने के लिए आपको 20-25 साल लगे। अब जो नई दवाई आपके लिए तैयार की गई है, ये दवाई बहुत ताकतवर है। जो जिहाद की तैयारी कराई है इमरान खान साहब ने, बड़े प्यार के साथ तैयारी कराई है। इसमें से निकलने के लिए भी आपको 20-25 साल लगेंगे, क्योंकि इस वक्त आप देखें, जियाउल हक दौर में ट्विटर नहीं था, जियाउल हक दौर में टिकटॉक नहीं था। इस वक्त वो भी बैठा है और आप मफलूज हैं, और आपके अदारे इस तरीके से चार पाइयों के नीचे घुस चुके हैं, क्योंकि ये आपके लिए, वो कहते हैं दे हैव क्रिएटेड अ मास्टर। ये प्रोडक्ट तो उनकी थी, इसको स्टेरॉइड देते रहे हैं, विटामिन दे दे के इसकी नैपियां तब्दील करते रहे हैं। अब वो कहता है मैं अब छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो अब ये वो बेचारे मजबूर हैं। रोजाना मुझे एक छोटी सी बात पूछना होगा, आरजू आपने जिंदगी में कभी इस तरह पाकिस्तान में हालात देखे हैं कि आर्मी चीफ को हर हफ्ते बताना पड़े कि मैं रिटायर हो रहा हूं? कभी नहीं, हर हफ्ते कहना पड़े मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हर हफ्ते। लेकिन सर एक चीज मैं लास्ट में आपसे जरूर और पूछना चाहूंगी कि वो आतिफ खान साहब जो हैं, जो इमरान खान की पार्टी के हैं, केपीके के मिनिस्टर भी हैं, उनको टीटीपी की तरफ से लेटर आया कि जी 80 लाख जो है वो निकालो, तो यहां तक मामला पहुंच चुका है? आरजू, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से टीटीपी वालों को पैसे देकर लोग जान बचा रहे हैं। आपकी जो करप्ट रूलिंग एलीट है इस वक्त पेशावर या उस एरिया की, उनको पैसे दे देकर जान छुड़ा रहे हैं, वरना वो छोड़ते नहीं। और वो आ चुके हैं स्वात एरिया। आपने देखे किस तरीके से जुलूस निकाला स्वात का, किस तरीके से उन्होंने मिन्नतें की हैं पाकिस्तान की, हमें बचाओ, हम बेजार हो चुके हैं। लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन सर जिस किस्म की डांस की वीडियो चल रही है पेशावर यूनिवर्सिटी की, उधर लगता तो नहीं कि टीटीपी वाले हैं वहां पर? नहीं, वो तो भाई देखिए, वहां पे पीटीआई भी तो जोर में है ना। ये अनासर पीटीआई की है ना, ये ट्रेनिंग तो खान साहब की इस तरह के बच्चों को। तो देखिए, इस तरह के डांस तो मैंने पीटीआई के जलसों में होते देखे। मैंने जब वो पहली दफा वीडियो देखी, मैं समझ रहा था पीटीआई की मीटिंग हो रही है। बच्चियां बिल्कुल इस तरह करती हैं उनकी। तो तलावत से शुरू करते हैं, फिर मारूफ से तलावत से शुरू होता है। पहले वो सेनेटर आता है, आपका कप्तान, आपका जवान, आपका निशान, वो पहले आगे वो बोलता है। फैसल जावेद। मुझे एक बता आरजू, सिर्फ आवाज भारी होने की वजह से वो बंदा सेनेटर बन गया, कारोबार है उसका। देखिए, सिर्फ उससे पूछा जाए, कोई उसकी काबिलियत नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ आवाज, कप्तान, बस। है पहले वो आके करता है थोड़ा सा, फिर वो उसके बाद 2-4 औरतें आती हैं, फिर डीजे बट दरमियान उसको खास साहब कहना पड़ा बस कर यार, बस कर। फिर कहते हो टोटे चलाओ शहबाज शरीफ के, टोटे चलाओ शहबाज शरीफ। फिर वो शुरू हुआ था। फिर उसके बाद अताउल्लाह खान नियाज़ी आ जाता है, वो गाता है, फिर वो कुछ कर। वो तो एक पूरा शो होता है, एंटरटेनमेंट है। मैं तो चाहूंगा खान साहब टिकट लगा दें उसके ऊपर। मुझे तो बहुत से मेरे इंडियन दोस्तों ने वो क्लिप कह रही है, वो जो भी था वो डांस का यूनिवर्सिटी का, वो भेजा। वो बड़े हैरान हो रहे थे कि ये केपीके में कैसे हो रहा है। भाई उन्हें क्या, केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो अभी ट्रेलर है, ये तो शो है अभी। वो तो गांजा पी के पेशावर में तो बड़ा सारा काम है उनको, कोई तो गांजे की फैक्ट्री है वहां पे। तो वहां पे तो पीटीआई बड़े जोरों में, जहां जहां पीटीआई है वहां इस तरह खवातीन तो ये मामूली केस है। वो तो सर अभी पंजाब में भी सर वो चर्च थी, एक 1 kg चर्च को हटा के खजूरें रख दी उन्होंने, पुलिस वालों ने। मैं ये कहता हूं कि पीटीआई के मेंबरशिप का हिस्सा है आपको इस तरह के लिबास में डांस डूंस करना, और 25 ट्विटर जाली अकाउंट, ये जरूरी है पीटीआई की मेंबरशिप के लिए। ये तो मामूली सा काम है। लेकिन देखें लोग, आप ये देखें ना, सूबा सरहद में, आप कहते हैं सूबा सरहद में पीटीआई जोरों पे है, सबसे ज्यादा तो पॉपुलर वहां पे। तो पीटीआई पॉपुलर किस चीज के लिए? डीजे भट्ट की वजह से। वो कौन सा कहेंगे वो इनको कुरान पाक हिफज करा रहे हैं, नौज बिल्ला। बिल्कुल। लेकिन एक आरजू, ये जो आज जो कुछ भी हुआ है खान साहब का, एक तो ये कुछ भी नहीं है। खान साहब को हाथ डालने के लिए बड़े दिल गुर्दे की जरूरत है। ये तो एक खेल सा है छोटा सा। अभी उनको इस्लामाबाद कोर्ट में बुला के खाना भी खिलाएंगे, वो सारा कुछ टेक केयर कर लेंगे। वहां से भी, या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगी, वहां से ना मिली तो। और ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि ये
सोचा नहीं जा रहा, कोई भी सोच नहीं रहा कि इस वक्त पाकिस्तान को बचाना कैसे है। मतलब एफएटीएफ पे भी हमें कोई जो है नहीं, शादियां बजाने की जरूरत नहीं है। मुझे आप छोटी सी, आप एफटीएफ से निकल आए बाहर, आपके पास कुछ चीज बेचने के लिए है, कुछ भी आपके पास कुछ चीज खरीदने की सलाहियत है, तो एफटीएफ का आप क्या करेंगे भाई? अगर एफटीएफ में थे आपने तो क्या कर लिया था, कौन सा नुकसान हो रहा था आपका? आज निकल आए तो क्या कर लेंगे? आप तो मुआशी तौर पे तबाह हो चुके हैं। देखें ना, एफटीएफ के साथ क्या है, मुआशत बेहतर होगी, आपकी पूरी दुनिया के साथ जो है इकोनॉमिक फ्रीडम हो गई ना, डील करने की, इकोनॉमिक आपका सिस्टम काम करे, लेकिन आपके पास ना कोई लेने को चीज है ना देने को चीज है। एफटीएफ तो डजंट मैटर, इट डजंट मीन एनीथिंग फॉर यू गाइस। किसी डेवलप कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपके तो आप आज जो आपकी रेटिंग नीचे आई है, जिसके पास 1 महीने की बाइंग पोटेंशियल हो, वो भी अपने पेट्रोल वगैरह खरीदने की, तो एफटीएफ आपको क्या कहेगा? कुछ भी नहीं कहेगा, कोई नहीं। मेरे ख्याल में इट वाज जस्ट अ न्यूज। इससे ज्यादा उसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं, मेरे ख्याल में। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर यह थी कि इस वक्त जो इमरान खान साहब ने इनको डिस्क्वालीफाई किया है, और उसके बाद जो बड़ा इंटरेस्टिंग उनका बनी गाला के अंदर जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें कुछ लोग खुश थे कि आगे चेयरमैन बन जाएंगे, लेकिन परवेज खटक साहब ने उनके गुब्बारे से हवा निकाल दी। वो कहते चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, नया ओहदा क्रिएट किया जाएगा प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट बनाया जाएगा कुरैशी साहब को। लेकिन ये कि दुख की बात यह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मेरे लिए फिक्रिया ये है, मेरे लिए दुख ये है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, और ये जो गिराव झलाव है, इससे पाकिस्तान बदनाम हो रहा है मजीद ज्यादा। आप पहले ही बहुत बदनाम है, पहले ही कोई रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में आपकी, इससे आप और मजीद मफलूज होते जा रहे हैं। ये मेरे जैसे इंसान के लिए ये एक दुख का लम्हा है। बिल्कुल है, और कोई इस बारे में वाकई में नहीं सोच रहा, सब अपने में लगे हुए, कोई इस तरफ नहीं देख रहा, और ना ही नश्तर हॉस्पिटल की बात की जा रही है जिसके ऊपर इतनी डेड बॉडीज मिली, उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कह रहा। दुख की बात है, कंडेम करना चाहिए था, दुनिया को सीरियस, पूरे पाकिस्तान को सीरियस होना चाहिए था। मैं समझता हूं लोगों की लाशों को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर रख के असेंबली के सामने कसमें खानी चाहिए थी कि दोबारा इस तरह का वाकया रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी के सेहत पर असर ही नहीं, कोई असर नहीं। बिल्कुल सारा दिन वो मुर्गों की लड़ाइयां आपके शो जो जिस तरह वो चलते हैं उन पे होती है, एंकर जो बैठ के सारा दिन, मेरा मकसद फजूल बातों पे, फजूल बात। बिल्कुल ऐसे सर, इस बारे में ना कोई शो हुआ, ना ही किसी ने पूछा। एक सिर्फ तकरीर थी छोटी सी अख्तर खान महंगल साहब की असेंबली के अंदर, लेकिन कौन सुनता है बलोचियों की, कोई बलोच की कोई बात नहीं सुनता हमारे यहाँ। और फिर कहते हैं जी अलग होना चाहते हैं ये लोग, अजीब बात करते हैं। डीएनए तक कराने की बात की गई है, मतलब मैं तो जैसे कहते हैं ना, रूह तक कांप गई मेरी तो सुन के किस किस्म की हरकत की है हमारे यहाँ। शर्म आती है। किसी माँ से पूछा जाए कि उसके बच्चे के साथ ये हो तो उसका क्या फीलिंग्स है। किसी बहन से पूछा जाए, किसी बीवी से पूछा जाए कि उसके शौहर की डेड बॉडी हो, लेकिन दुख ये, और आरजू ये मेरे अलमियात में यही अलमियात है। मैं महाजर होकर जलीलो ख्वार होता फिर रहा हूं कि उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान, मुझे पता नहीं ये पाकिस्तान कब बनाएंगे ये लोग। इन्होंने 1947 में पाकिस्तान नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया है, पता नहीं कब बनेगा पाकिस्तान, मेरी समझ है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।